नमस्कार दोस्तों, सभी को मेरा प्रणाम। भारतीय काव्य शास्त्र के पहले कालांश के बाद आज हम विभिन्न आचार्यों द्वारा काव्य पर दी गई परिभाषा और काव्य के विभिन्न लक्षणों के बारे में चर्चा करेंगे। विभिन्न विद्वानों द्वारा दी गई काव्य की परिभाषा और काव्य के लक्षण आज का विषय है। तो हम पहले चलते हैं भरत मुनि की व्याख्या की ओर। तो हम सब जानते हैं नाट्य शास्त्र के प्रणेता आचार्य सर्वमान्य भरत मुनि अभिनय के जो वाजिक तत्व है उसे लेकर काव्य का लक्षण बताया। तो उनकी परिभाषा या उनकी काव्य का लक्षण ऐसे है। मृदु ललित पदाढ़ गूढ़ शब्दार्थहीनम जनपद सुखबोध्यम युक्तिमन अत्ययोज्यम बहुविध रसमार्गम संधि संधानयुक्तम स भवति शुभकाव्यम नाटक प्रेक्षकाणाम। പരീക്ഷയ്ക്ക് ഈ പംക്തികൾ തന്നിട്ട് ഈ വരികൾ തന്നിട്ട് ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കുക ഇത് ആരുടെ വരികളാണെന്ന് ചോദിക്കാം। तो यह भरत मुनि की पंक्तियाँ हैं। काव्य के बारे में क्या है, अभिनय के वाजिब तत्व को लेकर उन्होंने काव्य की व्याख्या की है। तो यह दे भरत मुनि के काव्य लक्षण। तो अगला आचार्य है, तो इससे पहले नाट्यशास्त्र में शुभ काव्य का लक्षण स्थापित करते हुए भरत मुनि ने हम जैसे दर्शकों की दृष्टि में दर्शकों की दृष्टि से उन्होंने भी विचार किया है और यह कहा है कि नाटक में प्रयुक्त भाषा सुकुमार और ललित शब्दों से संयुक्त होनी चाहिए। उनके परिभाषा की व्याख्या ऐसा है, शब्दों का संपूर्ण अर्थ सरलतापूर्वक व्यक्त होना चाहिए। काव्य भाषा की कसौटी सहृदय का बोध होता है, इसलिए जिस भाषा को वह समझा सके, यानी हम जैसे पाठक जिस भाषा को समझा सके उसी का प्रयोग होना चाहिए। नृत्य के साथ उस भाषा की गति होनी चाहिए, उसमें रसानुकूल शब्दावली का व्यवहार होना चाहिए। नाट्य संधियों के संदर्भ में सरल संधियों का व्यवहार होना चाहिए है। इनकी व्याख्या की परिभाषा है, भरत मुनि की व्याख्या का परिभाषा है। तो अगला आचार्य है भाम। हम सब जानते हैं भाम ऐसे प्रथम आचार्य है जिन्होंने काव्य का लक्षण स्पष्ट शब्दों में दिया है। उन्होंने कहा है शब्दार्थो सहितो काव्यम। जैसे उनकी काव्य की परिभाषा शब्दार्थो सहितो काव्यम, यानी शब्द और अर्थ दोनों के साहित्य को काव्य कहते हैं। भाम का अभिप्राय है केवल शब्द काव्य नहीं होता और न केवल अर्थ काव्य होता है। तो केवल अर्थ या केवल शब्द काव्य नहीं, यह है उनकी परिभाषा। दोनों का सम्मिलित रूप ही, यानी अर्थ और शब्द का समन्वित रूप ही काव्य है। यह परिभाषा अत्यंत व्यापक है, क्योंकि इसके क्षेत्र में काव्य के अतिरिक्त शास्त्र, वार्तालाप, इतिहास आदि सभी समा जाते हैं। इसी कारण इसमें अधिव्याप्ति की दोष है
यह काव्य के अत्यंत व्यापक एवं बाह्य स्वरूप का स्पष्टीकरण तो करती है। इस लक्षण अथवा परिभाषा को देने का एक लंबा इतिहास है, क्योंकि भामह के युग में केवल शब्दों को काव्य कहने वाले लोग विद्यमान थे। उन्हीं का खंडन करने के लिए भामह ने शब्द और अर्थ के साहित्य को काव्य की संज्ञा दी है। तो यह है भामह की परिभाषा काव्य के बारे में। तो अगला आचार्य रुद्रट है। आचार्य रुद्रट ने भी उनके पहले के आचार्य भामह की भांति शब्द और अर्थ के समन्वय को ही काव्य माना है। उनकी परिभाषा है ननु शब्दार्थो काव्यम। आचार्य रुद्रट की परिभाषा है ननु शब्दार्थो काव्यम। तो इसके पश्चात आचार्य दंडी का काव्य लक्षण इस प्रकार है। आचार्य दंडी की व्याख्या है शरीर तावदम इष्टार्थ व्यवच्छिन्ना पदावली। शरीर तावद इष्टार्थ व्यवच्छिन्ना पदावली है दंडी का काव्य लक्षण या दंडी की व्याख्या या परिभाषा। तो इसके बाद वामन का सिद्धांत सर्वमान्य रहा। रीतिरात्मा काव्यस्य। वामन का सिद्धांत है रीतिरात्मा काव्यस्य। यह सिद्धांत सर्वमान्य रहा, अर्थात काव्य की आत्मा रीति है। तो आचार्य वामन रीति के आचार्य थे। तो उन्होंने कहा अर्थात काव्य की आत्मा रीति है। सामान्यतः रीति को काव्य का शरीर कहा जाता है, क्योंकि इसका संबंध पद संघटना और शैली से है। वामन तो देहवादी आचार्य थे, इसलिए वह शरीर को ही आत्मा मान बैठे थे। हम जानते हैं दंडी के समान आचार्य वामन ने भी काव्य का लक्षण स्वतंत्र रूप से कहीं किया, परंतु उन्होंने काव्य में अलंकारों तथा गुणों का योग करके इस दिशा में एक मौलिक योग प्रदान दिया है। वह काव्य को सब तभी सुंदर मानते हैं जब उसमें गुण और अलंकार का तारतम्य हो। तो वामन दंडी के समान काव्य को तभी सुंदर मानते हैं जब उसमें गुण और अलंकार का तारतम्य हो। उन्होंने गुण को काव्य शोभा का कर्ता माना और अलंकार को उसके द्वारा उत्पन्न शोभा का उत्कर्ष माना है। संस्कृत आचार्य में इस प्रकार काफ़ी मतभेद रहा है, फिर भी वामन का सिद्धांत तो मान्य माना जाता है। तो आचार्य वामन के पश्चात आचार्य आनंदवर्धन ने अपने ग्रंथ ध्वन्यालोक में, आनंदवर्धन के ग्रंथ का नाम है ध्वन्यालोक में, शब्द और अर्थ को काव्य का शरीर बताकर काव्य की आत्मा ध्वनि स्वीकार की है। तो ध्वनि के आचार्य थे आचार्य आनंदवर्धन। उन्होंने काव्य से आत्मा ध्वनि रीति ऐसा व्याख्या प्रदान किया है। काव्य से आत्मा ध्वनि रीति बुद्धि नूड़ियुंड काव्य से आत्मा ध्वनि रीति, यानी ध्वनि को प्रधानता देकर उन्होंने यह परिभाषा व्यक्त किया है काव्य की। काव्य से आत्मा ध्वनि रीति। तो ध्वनि के अंतर्गत रस, वस्तु और अलंकार तीनों का अंतर्भूत किया गया है। अतः ध्वनि की व्यापकता अधिक है। यदि एक और इसमें रस आदि की मात्रा है जो काव्य के अंदर आंतरिक पक्ष से संबंधित है, तो दूसरी ओर काव्य की शैली बाह्य पक्ष से संबंधित है। यह परिभाषा भारतीय काव्यशास्त्र में सम्मानित रही है या मान्य रही है। ध्वनि के स्थान पर आगे चलकर रस शब्द रख दिया गया। ध्वनि को काव्यात्मा कहना सर्वथा उचित ही है। तो इस प्रकार इनकी व्याख्या भी सर्वमान्य रहा है। इसके बाद आचार्य कुंतक ने रमणीयता से विशिष्ट न तो अकेला शब्द ही काव्य और न अकेला अर्थ ही काव्य माना है। इन दोनों के सहित भाव का नाम काव्य है उनकी राय में, परंतु इन्होंने भामह के शब्द और अर्थ का अभिप्राय चारुता और वक्रता दिया है। तो आचार्य कुंतक के मतानुसार ये दोनों शब्द और अर्थ काव्य में परस्पर होड़ लगाए रहते हैं। इन्होंने आह्लादकारक कवि व्यापार से युक्त सुंदर रचना में व्यवस्थित शब्द और अर्थ को काव्य कहा है। तो कुंतक की व्याख्या देखिएगा, शब्दार्थो सहितो वक्र कवि
व्यापारशालिनी, बंधे व्यवस्थितो काव्यम आदि संज्ञाएं उन्होंने दी है काव्य के लिए परिभाषा। अर्थात वक्रोक्ति सहित शब्द और अर्थ का साहित्य ही काव्य है। उनके राय में कुंद की यह परिभाषा सर्वांगपूर्ण होने पर भी ग्रंथ के लुप्त हो जाने का कारण प्रतिष्ठित न हो सकी। इसमें शब्द और अर्थ की परस्पर स्पर्धा यानी वक्रता की ओर संकेत करके शरीर और आत्मा दोनों का उल्लेख कर दिया गया है, किंतु वक्रता पर अधिक बल दिया है और उसे काव्य सौंदर्य में बाह्य और आंतरिक रूप में समाविष्ट किया है और वक्रोक्ति को काव्य की आत्मा माना है। तो उन्होंने काव्य में वक्रोक्ति को काव्य की आत्मा माना है, इसलिए उनकी व्याख्या रहा बाद में वक्रोक्ति काव्यम जीवितम, यानी वक्रोक्ति जीवितम काव्यम। ये दोनों तरह के इनकी परिभाषा क्या है? वक्रोक्ति काव्यम जीवितम। किसकी परिभाषा है ये? आचार्य वक्रोक्ति के आचार्य कुंदक की व्याख्या है वक्रोक्ति काव्य जीवितम। संस्कृत काव्यशास्त्र के या भारतीय काव्यशास्त्र के समन्वयवादी आचार्य, तो काव्यशास्त्र के समन्वयवादी आचार्य कौन है, ऐसा प्रश्न पूछ सकते हैं। तो काव्यशास्त्र के समन्वयवादी आचार्य है मम्मट। तो उनकी काव्य लक्षण की ओर हम चलेंगे। तद्दोषो शब्दार्थो सगुणावनलंकृति पुनः क्वापि। यह है तद्दोषो शब्दार्थो सगुणावनलंकृति पुनः क्वापि, यह इनकी व्याख्या है। इसका अर्थ है काव्य दोष रहित और गुण सहित शब्द और अर्थ का समूह है। वह अलंकृत भी होता है किंतु कहीं कहीं अनलंकृत भी होता है। यह है इसकी व्याख्या का अर्थ या परिभाषा का अर्थ, परिभाषा की व्याख्या। तो तद्दोषो शब्दार्थो सगुणावनलंकृति पुनः क्वापि, इस परिभाषा में काव्य को निर्दोष कहा गया है, लेकिन उसका सर्वथा निर्दोष होना संभव नहीं। दूसरी ओर निर्दोषता को हम काव्य का अनिवार्य तत्व नहीं कर सकते हैं। इसी प्रकार काव्य का सदैव अलंकृत होना भी आवश्यक नहीं। यही सोचकर मम्मट ने उसे कहीं कहीं अनलंकृत भी माना है, इसलिए उन्होंने अनलंकृति भी माना है कविता काव्य को। तो यह सोचकर मम्मट ने उसे कहीं नहीं अनलंकृत भी माना है। अगला है जैनाचार्य हेमचंद्र का काव्य लक्षण पर अपना विचार। तो उन्होंने अपने ग्रंथ काव्यानुशासन में इस प्रकार काव्य की परिभाषा व्यक्त की है। अदोषो सगुणौ सालंगारो च शब्दार्थो काव्यम। हेमचंद्र की व्याख्या है, हाँ, हेमचंद्र की परिभाषा है क्या है? अदोषो सगुणौ सालंगारो च शब्दार्थो काव्यम। यह हेमचंद्र की व्याख्या है या परिभाषा है। अर्थात क्या है इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है निर्दोष गुण सहित और अलंकार सहित शब्द और अर्थ का समूह काव्य कहलाता है। निर्दोष गुण सहित और अलंकार सहित शब्द और अर्थ का समूह काव्य कहलाता है। आचार्य मम्मट की परिभाषा में अनलंकृत शब्द विवाद का विषय था। आचार्य हेमचंद्र ने उसके स्थान पर सालंगारो शब्द का प्रयोग कर दिया। इससे अलंकारवादी पक्ष का भी ग्रहण हो गया था। तो मम्मट की अनलंकृत शब्द विवाद बन गया था, तभी उसी स्थान पर सालंगारो शब्द, हेमचंद्र के सालंगारो शब्द का प्रयोग अलंकारवादी पक्ष का भी ग्रहण करके सिद्धांत को सर्वमान्य बनाया। तो अगला आचार्य है आचार्य विश्वनाथ। आचार्य विश्वनाथ अपने ग्रंथ साहित्य दर्पण में काव्य लक्षण व्यक्त करके लिखा है वाक्यम रसात्मकम काव्यम। आचार्य विश्वनाथ की व्याख्या है क्या है? वाक्यम रसात्मकम काव्यम। तो विश्वनाथ के अनुसार वह वाक्य काव्य है
जिसकी आत्मा रस है। तो उनके अनुसार क्या है, वह वाक्य काव्य है जिसकी आत्मा रस है। इस पक्ष में विभावन सामग्री का विशेष महत्व होता है, वही काव्य का कलेवर भी होता है। इस प्रकार विश्वनाथ की परिभाषा तात्विक और सर्वांगपूर्ण ठहरने वाली व्याख्या है। वाक्य के अंतर्गत शब्द और अर्थ दोनों का ग्रहण होना चाहिए। शब्द छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी। छोटे मुक्तकों की गणना साधारणतया वाक्यों में हुई और बड़े प्रबंध काव्यों में महाकाव्य कहा गया, बड़े प्रबंध काव्यों को महाकाव्य कहा गया। इस प्रकार परिभाषा का प्रत्येक शब्द गुण को ग्रहण कर रस के अंतर्गत ही समझा जाना चाहिए और अलंकारों का अंतर्भाव विभावन व्यापार में हो जाएगा। तो विश्वनाथ की व्याख्या है वाक्यम रसात्मकम काव्यम। वो क्या है, वह वाक्य काव्य है जिसकी आत्मा रस है। यही इसकी व्याख्या, इनकी परिभाषा का अर्थ है। तो पंडितराज जगन्नाथ यानी संस्कृत काव्यशास्त्र के परंपरा के अंतिम आचार्य के रूप में मानने वाले पंडितराज जगन्नाथ, इन्होंने अपने पूर्ववर्ती आचार्यों के मतों का भी बहुत कुछ खंडन किया है। आचार्य पंडितराज जगन्नाथ ने तो इन्होंने अपने ग्रंथ रस गंगाधर में रमणीय अर्थ का प्रतिपादन करने वाले शब्द को काव्य माना है। यानी रमणीय अर्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम या रमणीय अर्थो प्रतिपादक शब्द काव्य, ऐसा भी कहा जाता है। रमणीय अर्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम या रमणीय अर्थो प्रतिपादक शब्द काव्यम। तो यह पंडितराज जगन्नाथ की व्याख्या है। तो इसका अर्थ है रमणीय अर्थ का प्रतिपादक या सूचक शब्द को काव्य कहलाता है। वह लोकोत्तर चमत्कार जनक होता है। लोकोत्तर चमत्कार से अभिप्राय है आनंद का वह अनुभव जिसे शास्त्रों में रस कहा गया है। शब्द को काव्य सिद्ध करने के लिए पंडितराज जगन्नाथ ने बड़ा परिश्रम किया, किंतु जैसा परिभाषा से स्पष्ट है वही शब्द काव्य हो सकता है जो रमणीय अर्थ का प्रतिपादक हो। अर्थ की उपेक्षा करना उनके लिए संभव नहीं था, तो इन्होंने लिखा रमणीय अर्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम। यह पंडितराज जगन्नाथ की व्याख्या है। तो रीति कवि आचार्य केशवदास की ओर, उनकी व्याख्या की ओर हम देखेंगे। अभी आचार्य केशवदास ने काव्य की कोई परिभाषा नहीं दी है, पर वह काव्य की शोभा अलंकार से मानते हैं। काव्य को शोभा देने वाली चीज़ तो अलंकार है आचार्य केशवदास की राय में। तो उन्होंने लिखा जदपि सुजाधि सुलक्षणी सुबरन सरस सुवृत्त भूषण बिनु न विराजई कविता वनिता मित। परीक्षा में कई बार पूछे गए प्रश्न है इनकी, ये किसकी पंक्तियाँ हैं? तो ये है केशवदास की पंक्तियाँ हैं। जदपि सुजाधि सुलक्षणी सुबरन सरस सुवृत्त भूषण बिनु न विराजे कविता वनिता मित। यह है केशवदास की पंक्तियाँ काव्य के बारे में। तो अगला है श्रीपति। श्रीपति की व्याख्या इस प्रकार है यद्यपि दोष बिनु गुण सहित अलंकार सो लीन कविता वनिता छवि नहीं रस बिन तदपि प्रवीण। श्रीपति की पंक्तियाँ हैं यद्यपि दोष बिनु गुण सहित अलंकार सो लीन कविता वनिता छवि नहीं रस बिन तदपि प्रवीण। यह श्रीपति की पंक्तियाँ हैं। अगला है चिंतामणि की। चिंतामणि का अभिप्राय या उनकी मत या व्याख्या सगुण अलंकारन सहित दोष रहित जो होड़ शब्द अर्थ वारो कवित विभुत कहत सब कोई। चिंतामणि की पंक्तियाँ हैं सगुण अलंकारन सहित दोष रहित जो होड़ शब्द अर्थ वारो कवित विभुत कहत सब कोई। आगे चलते हैं कुलपति मिश्र की परिभाषा की ओर। दोष रहित अरु गुण सहित कछुक अल्प अलंकारा शब्द अर्थ सो कवित है ताको करो विचार। यह कुलपति मिश्र की व्याख्या है।
अगला है सुरति मिश्र की व्याख्या। वर्णन मनरंजन जहां रीति अलौकिक होड़, निपुण कर्म कवि जो जू तिहिम काव्य कहत सब कोड। सुरति मिश्र की व्याख्या है। आगे चलते हैं देव की ओर। शब्द जीव तिहि अर्थ मन, रसमय सुजस शरीर, चलत वहे जुग छंद गति अलंकार गंभीर। कवि देव की पंक्तियाँ है। शब्द जीव तिहि अर्थ मन, रसमय सुजस शरीर, चलत वजे जुग छंद गति अलंकार गंभीर। कवि देव की पंक्तियाँ है। आगे चलते हैं सोमनाथ की ओर। सोमनाथ की व्याख्या है। सगुण पदार्थ दोष बिनु, पिंगल मद अविरुद्ध, भूषण जुद कवि कर्म जो, सो कवित कही शुद्ध। अगली व्याख्या है भिकारीदास की। तो भिकारीदास जी ने रस कविता को अंग, भूषण है भूषण सकल, गुण संरूपा औरंग, दूषण करे करुपता। ये है भिकारीदास की व्याख्या। तो इसके अलावा कई बार परीक्षा में पूछे गए प्रश्न है ये, नेट की एग्ज़ाम में कई बार पूछे हैं ये प्रश्न। अंधकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है। शिक्षित कवि की युक्तियों में चमत्कार का होना परम आवश्यक है। यदि कविता में चमत्कार नहीं, कोई विलक्षणता नहीं, तो उससे आनंद की प्राप्ति नहीं हो सकती। हम जानते हैं असर्टेशन जैसे प्रश्नों में ऐसी पंक्तियाँ देकर प्रश्न पूछा जाता है, तो ध्यान से पढ़िएगा ये सब। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की राय है काव्य के संबंध में। तो उन्होंने काव्य के संबंध में उल्लेख करते हुए उसके विभिन्न पक्षों पर अपने विचार प्रकट करते हैं। तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की काव्य पर उनकी व्याख्या है। अंधकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है। शिक्षित कवि की युक्तियों में चमत्कार का होना परम आवश्यक है। यदि कविता में चमत्कार नहीं, कोई विलक्षणता नहीं, तो उसमें आनंद की प्राप्ति नहीं हो सकती है। यह आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का मत है। तो अगली व्याख्या है, यह भी कई बार परीक्षा में पूछे गए हैं प्रश्न। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की व्याख्या है। उन्होंने अपनी पुस्तक चिंतामणि में लिखा है काव्य के बारे में। जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। हृदय की इसी मुक्ति के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती है, यानी या शब्द विधान करती आई है, उसे कविता कहते हैं। तो हम सभी लोग ये पंक्तियाँ परीक्षा के प्रश्नावली में देखे होंगे। जिस प्रकार आत्मा की मुग्धावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। हृदय की इसी मुक्ति के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती आई है, उसे कविता कहते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का मत है। तो पाश्चात्य काव्यशास्त्र के आचार्य प्लेटो ने काव्य को सौंदर्य शास्त्र अथवा काव्यशास्त्र की दृष्टि से न देखकर दार्शनिक समाज सुधारक की दृष्टि से देखते हैं। अतः वह काव्य को अनुकृति की अनुकृति मानते हैं। प्लेटो काव्य को क्या मानते हैं? अनुकृति की अनुकृति मानते हैं। तो प्लेटो के मतानुसार भौतिक पदार्थ स्वयं ही सत्य की अनुकृति है। फिर काव्य तो इन भौतिक पदार्थों की भी अनुकृति होता है। अतः वह अनुकरण का अनुकरण होने का कारण त्याज्य है। वस्तुतः कहे तो प्लेटो का यह मत एकांगी है, इसलिए इन्होंने उसके केवल असुंदर पक्ष को देखा और ऐसे भावों का संप्रेषण करने के कारण हेय और त्याज्य कहा है प्लेटो ने। तो पाश्चात्य काव्यशास्त्र के जनक मानने वाले अरस्तु ने काव्यशास्त्रीय दृष्टि से काव्य की परिभाषा दी है। प्लेटो ने दार्शनिक दृष्टि से काव्य की परिभाषा दिया था, तो अरस्तु ने काव्यशास्त्रीय ढंग से काव्य की परिभाषा दी है। पोएट्री इज एन आर्ट, आर्ट इज इमिटेशन ऑफ नेचर, अर्थात काव्य एक कला है
और कला प्रकृति का अनुकरण है, अरस्तु की व्याख्या है। तो इसमें प्रकृति से अरस्तु का अभिप्राय बाह्य जड़ जगत यानी पर्वत, नदी, पशु पक्षी आदि और अंतर जगत मानव भाव, काम, क्रोध आदि दोनों ही थे। और अनुकरण से उनका अभिप्राय यथावत प्रत्यंगन नहीं था, अपितु संवेदना, अनुभूति, कल्पना आदि के योग से पुनः सर्जन करना था। प्लेटो ने कहा यह तो अनुकरण है, पर अरस्तु ने माना यह तो पुनः सर्जन है, वीണ്ടും सृष्टिकലാണ്। परंतु यह काव्य लक्षण अपने आप में स्पष्ट और अर्थ व्यक्त है, अरस्तु का काव्य लक्षण। तो अभिजात्यवादी आचार्य ड्राइडन ने काव्य की दो परिभाषाएं दी है। पहली तो पोएट्री इज एन आर्टिकुलेट म्यूजिक, अर्थात कविता स्पष्ट संगीत है। यह किसकी व्याख्या है? ड्राइडन की व्याख्या है। यह परिभाषा नितांत अनुपयुक्त है, क्योंकि इसमें काव्य के बाह्य पक्ष के केवल एक अंग संगीत तत्व पर बल दिया गया है। इनकी दूसरी परिभाषा देखिए, पोएट्री इज एन इमिटेशन ऑफ नेचर बाय पैथेटिक एंड न्यूमरस स्पीच। ഇതാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ परिभाषा। तो जॉनसन ने कविता को छंदोमयी वाणी कहते हैं। पोएट्री इसे मेट्रिकल कॉम्पोजिशन എന്നാണ് जॉनसन പറയുന്നത്। यह परिभाषा कविता का लक्षण न बताकर पद्य का लक्षण बताती है। डॉक्टर जॉनसन की दूसरी परिभाषा है, पोएट्री इज द आर्ट ऑफ यूनाइटिंग प्लेजर विथ ट्रूथ बाय कॉलिंग इमेजिनेशन टू द हेल्प ऑफ रीजन, अर्थात कविता वह कला है जो कल्पना की सहायता से विवेक द्वारा सत्य और आनंद का संयोजन करती है। ऐसा संयोजन करने वाली कला है कविता। कविता यह कला है जो कल्पना की सहायता से विवेक द्वारा सत्य और आनंद का संयोजन करते हैं। तो मैथ्यू अर्नोल्ड का काव्य लक्षण आगे देखेगा। Poetry is the criticism of life under the conditions fixed for such criticism by the laws of poetic truth and poetic beauty, अर्थात काव्य सत्य तथा काव्य सौंदर्य के सिद्धांतों द्वारा निर्धारित उपबंधों के अधीन जीवन की आलोचना का नाम काव्य है। काव्य सत्य तथा काव्य सौंदर्य के सिद्धांतों द्वारा निर्धारित उपबंधों के अधीन जीवन की आलोचना का नाम काव्य है। यह मैथ्यू अर्नोल्ड का काव्य लक्षण है। प्रसिद्ध कवि मिल्टन काव्य की परिभाषा इस प्रकार देते हैं, पोएट्री शुड बी सिंपल, सेंसस एंड इम्पैशन्ड, अर्थात कविता सरल, ऐन्द्रिय तथा रागात्मक होनी चाहिए। कविता सरल, ऐन्द्रिय तथा रागात्मक होनी चाहिए। किसकी परिभाषा है? यह प्रसिद्ध कवि मिल्टन की परिभाषा है। तो रोमांटिक कवि वर्ड्सवर्थ काव्य की परिभाषा देते हैं इस प्रकार। ये परिभाषा इस परिभाषा का भी कई बार परीक्षा में पूछे हैं प्रश्न। पोएट्री इज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स, इट टेक्स इट्स ओरिजिन फ्रॉम इमोशन रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी। पोएट्री इज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स, इट टेक्स इट्स ओरिजिन फ्रॉम इमोशन रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी। कविता शांति के क्षणों में स्मरण किए हुए प्रबल मनोवेगों का सहज उच्छलन है। यह परिभाषा अत्यंत प्रभावशाली है, परंतु पूर्णतः निर्दोष ही नहीं है। वर्ड्सवर्थ की परिभाषा। तो भारतीय काव्य के हिंदी काव्य के छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद ने काव्य को आत्मा की अनुभूति मानते हैं। काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है, जिसका संबंध विश्लेषण, विकल्प या विज्ञान से नहीं है। वह एक प्रेम रचनात्मक ज्ञान धारा है। वह एक प्रेम रचनात्मक का ज्ञान धारा है। महादेवी वर्मा की राय में कविता हमारे व्यष्टि सीमित जीवन को समष्टि व्यापक जीवन तक फैलाने के लिए व्यापक सत्य को अपनी परिधि में बांधती है। एक उल्लेखनीय मत है, कविता हमारे व्यष्टि सीमित जीवन को समष्टि व्यापक जीवन तक फैलाने के लिए व्यापक सत्य को अपनी परिधि में बांधती है। यह है महादेवी वर्मा की परिभाषा।
तो आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने भी पूर्वी और पश्चिमी काव्य लक्षणों से समन्वित लक्षण काव्य के लिए दिया है। काव्य तो प्राकृत मानव अनुभूतियों का नैसर्गिक कल्पना के सहारे ऐसा सौंदर्यमय चित्रण है जो मनुष्य मात्र में स्वभावतः अनुरूप भावोच्छ्वास और सौंदर्य संवेदन उत्पन्न करता है। यह है किसकी परिभाषा? आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी की परिभाषा ऐसा है। तो ऐसा था विभिन्न विद्वानों द्वारा दी गई काव्य की परिभाषा और काव्य लक्षण। सभी काव्य लक्षण ध्यान से पढ़ना आवश्यक है। ज़रूर इनमें से 3-4 प्रश्न ज़रूर परीक्षा में आएगी, तो ज़रूर देखिएगा ये सभी मत और उनके द्वारा दी गई परिभाषाएं, ये सब ध्यानपूर्वक पढ़ना है। तो अगले कालांश में हम पाश्चात्य काव्यशास्त्र और उनके विद्वान के बारे में चर्चा करेंगे। तो सभी को धन्यवाद, नमस्कार।